नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 40 बरस पहले आज ही के दिन इंडिया टुडे छपना शुरू हुआ था। वो दौर इमरजेंसी का था, जिस वक्त मीडिया पर नकेल कसी जा रही थी, पत्रकारों को एक लिहाज से लिखने पर बंधक बनाया जा रहा था। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि आज 40 बरस पूरे हो गए और हम 10:30 बजे इस सफर को लेकर आपसे मिलेंगे। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में इमरजेंसी के हालात का जिक्र हर कोई क्यों कर बैठता है? किस तरीके से कोई भी मुद्दा सियासी बलि क्यों चढ़ते चला जा रहा है और इन सब के बीच संवैधानिक संस्थाओं का महत्व क्या कमतर होते चला जा रहा है? कौन से हालात हैं इन सब के बीच? आइए जरा आज दस्तक में इसे टटोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि आज सुबह एक रेड पड़ी, दोपहर होते होते वो रेड राजनीतिक तौर पर बड़ी हो गई और शाम होते होते तो उस रेड से लगा दरअसल इस देश में सियासी भूचाल आ गया है। आइए जरा शुरुआत करते हैं शब्दों के बाण, शब्दों की सियासत और शब्दों के कटघरे को लेकर। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? कौन सी फाइल ढूंढ रही है? ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। ये रास्ता जाता किधर है? जरा देख लीजिए। अगर राजनीतिक सत्ता ही देश के भीतर, जिसका जिक्र हम कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, सब कुछ हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या संस्थान, क्या संविधान, क्या लोकतंत्र, सब कुछ हाशिए पर। कोर्ट और सीबीआई, एक ने नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर नोटिस दिया तो दूसरे ने दिल्ली सीएम के सचिव के ठिकानों पर छापा मारा। और पहले राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. और अब केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहने में देर नहीं की। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, एक हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब है, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना सबसे आसान है, या फिर मौजूदा राजनीति ही प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से जा सिमटी है, जिसमें विरोधी राजनेता पर अगर कोई आंच आएगी तो निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे ही? तो सवाल 3 है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ही भारतीय राजनीति के केंद्र में है। दूसरा, राजनीतिक सत्ता के इशारे पर ही संवैधानिक संस्थान है। और तीसरा, हर आरोप प्रत्यारोप में सही गलत राजनीतिक चुनाव की जीत हार से तय होने लगी है। यानी जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो सही मान लिए जाएंगे अगर असम में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रह जाती है, क्योंकि तब कहा जाएगा जनता ने मोदी सरकार को सच का आईना दिखा दिया। और इसी तर्ज पर पंजाब चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर करती है तो फिर केजरीवाल ये कहने से नहीं चूकेंगे कि जनता ने आम आदमी पार्टी को सही माना। और अगर असम हो या पंजाब, अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के हक में जाते हैं तो भविष्य में माना जाएगा मोदी सरकार का रुख हमेशा से सही था, विरोधी जानबूझकर मोदी को निशाने पर लेते थे। यानी नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर जो सवाल टैक्स चोरी के उठे या कहीं गैर कानूनी तरीके से 50 लाख के जरिए 90 करोड़ की संपत्ति बनाने के उठ रहे हैं, वो राजनीतिक जीत हार तले दफन हो जाएंगे। या फिर केजरीवाल के सचिव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामले भी चुनावी जीत हार तले दफन होंगे या उसी आईने में देखे जाएंगे। और इसके उलट यह भी कह सकते हैं कि अगर वाकई अदालत और सीबीआई को प्रभावित करने की स्थिति में केंद्र सरकार है, तो जो आरोप पहले राहुल गांधी और अब केजरीवाल लगा रहे हैं और संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे खुले संकेत दे रहे थे, क्या वो सही है? तो क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक सत्ता जितनी ताकतवर होती चली जा रही है, या सब कुछ उसी में समेटा जा रहा है, उसमें पहली बार
खतरा लोकतंत्र पर मंडरा रहा है। पहली बार राजनीतिक सत्ता के लिए संघीय ढांचे को भी ताक पर रखा जा रहा है। पहली बार संविधान की लकीरों को ही मिटाया जा रहा है। का मैसेज बहुत ही लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक जाता है। ये खतरा तो उभरा है क्योंकि राजनीतिक अविश्वास ने हर किसी को डिगा दिया है। भरोसा और विश्वास कहीं ना कहीं, क्या माना जाए, संसदीय राजनीति को लेकर जनता के भीतर हो नहीं पा रहा है, या फिर आपसी राजनीतिक टकराव राजनीतिक सत्ता के लिए ही एक तरह से नई लकीर खींच रहा है। और देखिए, एक भ्रष्टाचार का मामला, सीबीआई का छापा, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक लामबंदी की शुरुआत। किसी भी चीज को करने का कोई तरीका हो कि अगर कोई मामला पहले का हो और उससे आज की स्थिति का कोई रिश्ता नहीं हो, तो आखिर इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज बहुत ही लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक जाता है। तो इसलिए इन सब पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। और ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि इसका तो कोई समर्थन नहीं कर सकता। আজ দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চলছে, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা চলছে, অর্থনৈতিক অসহিষ্ণুতা চলছে। কেন এই জিনিস হবে? আজকে শুনলাম দিল্লি সিএমও অফিসেও নাকি রেড করা হয়েছে। আমি জানি না, আমি বুঝে পাই না। আমার মন্তব্য আমি টুইটে দিয়েছি, দেখে নেবেন সাংবাদিক বন্ধুরা। लेकिन सवाल इसके आगे का है। सवाल कई हैं। क्या ये माना जाए सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी, उसने छापा मारा तो भ्रष्टाचार को लेकर मारा, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई को ही कभी तोता भी कहा गया। सीबीआई सियासी तौर पर तलवार और ढाल दोनों का काम करती रही। इन सब के मद्देनजर के बावजूद जो आरोप लगे, पहले उस पर आइए, वो थे क्या, किन पर थे, क्यों थे। ए.के. दुग्गल, जी.के. नंदा, आर.एस. कौशिक, संदीप कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता, यानी एक के बाद एक 6 नाम, और उसके अलावे राजेंद्र कुमार। जी, सीबीआई ने जिस एफआईआर के आधार पर राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा, उस एफआईआर में यूं तो 6 नाम और भी हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार दिल्ली के सीएम के प्रधान सचिव हैं, तो सचिवालय में उनके दफ्तर पर छापेमारी हुई। और यूं सच भी है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। और जिस मामले में सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा, उसमें राजेंद्र पर आरोप है कि वो कई साल से पूर्व अफसरों की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर फायदा पहुंचा रहे थे। और ये पूर्व अफसर वही थे जो कभी उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद इन सभी ने रिटायरमेंट लेकर कंपनी बनाई और सरकार के साथ रहते हुए राजेंद्र कुमार ने तमाम ठेके इन्हीं कंपनी को दे दिए। दरअसल राजेंद्र कुमार ने एडवांसर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और 2007 में एंडेवर सिस्टम को पीएसयू के तहत रजिस्ट्री कराया गया। पीएसयू के तहत बिना ठेके के काम दिया जा सकता है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई। और आरोप है कि इसी गड़बड़ झाले के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा के ठेके अपनी कंपनी को दिलाए। यानी राजेंद्र कुमार पर आरोपों की लंबी फहरिस्त तो है, लेकिन आरोपों के दायरे में केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार नहीं, बल्कि शीला दीक्षित सरकार के वक्त के नौकरशाह राजेंद्र कुमार है। और यही तथ्य बार बार केजरीवाल सरकार रख रही है कि सीबीआई ने दरअसल 2007 से 2014 के घोटालों का जिक्र कर 2015 की उन फाइलों को खंगाल लिया जो भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को उभार कर कांग्रेस और बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर सकती है। मैं इसीलिए बहुत कैटेगरिकली पूछना चाहता हूं कि अगर शिक्षा विभाग में कोई अधिकारी रहते हुए राजेंद्र कुमार जी ने घोटाला किया था, तो आज के मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापे मार के उनकी साइन की हुई फाइलें क्यों सील की जा रही हैं? वहां शिक्षा विभाग में जाके क्यों नहीं पूछा जा रहा क्या गड़बड़ हुई? और इसे ही केजरीवाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के जरिए उनके दफ्तर में मौजूदा फाइलों को सीबीआई ने हाथ भी क्यों लगाया और वह कौन सी फाइल खोज रहे थे। हालांकि सीबीआई का कहना है कि सवाल सिर्फ शीला दीक्षित सरकार के वक्त का नहीं, बल्कि केजरीवाल की पहली सरकार की सत्ता के दौर में, यानी दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच राजेंद्र कुमार की ही कंपनी ICSIL को बिना टेंडर ठेका सौंपा गया था। यानी घोटाला उस वक्त भी हुआ। एक सवाल हर जहन में और आ सकता है, सीबीआई इस तेजी से काम क्यों कर रही थी? लेकिन सवाल है, सीबीआई है, काम करना चाहिए। दूसरा सवाल आ सकता है कि सीबीआई के हिस्से में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं, उसके पास किस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, बावजूद इसकी रवानगी तेजी थी। तो क्या इसे सियासी तौर पर देखा जाए? आइए जरा यह भी देख लीजिए, रवानगी क्या थी, तेजी क्या थी। 5 महीने 1 दिन
ठीक इतने ही दिन हुए हैं छापा पड़ने से पहले शिकायत के दिन। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा गया यह खत दिल्ली डायलॉग के पूर्व सचिव आशीष जोशी का है, जिसे केजरीवाल ने हटा दिया था। 14 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में बकायदा यह जानकारी दी गई है कि यानी 13 जुलाई को उन्होंने सीबीआई को भी राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत भेजी है और यह वही शिकायत है जो उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को 12 जून को भेजी थी। यानी सीबीआई के पास पहुंची शिकायत के ठीक 5 महीने 1 दिन बाद 15 दिसंबर यानी आज सीबीआई ने तमाम दस्तावेज तैयार कर एक साथ दिल्ली और यूपी में 14 जगहों पर छापा मारा। लेकिन छापे को लेकर तभी हंगामा मचा जब सीबीआई अधिकारी दिल्ली सचिवालय की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। और खास बात है कि राजेंद्र कुमार का कोई अलग कमरा नहीं है। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 301 में ही 3 कमरे लगे हुए हैं, जिसमें एक कमरे में राजेंद्र कुमार बैठते हैं। और राजेंद्र कुमार के कमरे का मतलब ही दिल्ली सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर माना जाता है। और राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से निकला कोई भी कागज सीएम की अथॉरिटी के साथ होता है। यानी लैपटॉप, पेन ड्राइव और फाइलों को खंगालने की शुरुआत जैसे ही सुबह 10:05 पर हुई, वैसे ही केजरीवाल ने 10:13 पर ट्वीट कर यह हंगामा खड़ा कर दिया कि उनके दफ्तर पर सीबीआई रेड हुई है। और उसके बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चाहे राज्यसभा में बयान देकर केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई रेड से इनकार किया। और उसके बाद कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीबीआई रेड की महत्ता को समझाते हुए कहा कि उसे तो गुप्त ही रहना चाहिए, तभी तो दस्तावेज मिलते हैं। अब ये सीबीआई बताएगी, लेकिन कानून में रेड करने के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अगर सीबीआई बता के जाएगी तो कागज गायब भी तो हो सकता है। दिल्ली सरकार या कहें केजरीवाल ने पकड़ लिया कि आखिर वो कौन से दस्तावेज थे जिन्हें सीबीआई उनके दफ्तर की फाइलों को खंगालने के लिए तलाश रही थी, जबकि राजेंद्र कुमार पर आरोप उनकी सरकार के बनने के पहले के हैं। इसीलिए शाम होते होते केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के मत्थे ही ठीकरा फोड़ दिया। ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के। अब सवाल यह है कि आज सीएम अपने दफ्तर नहीं गए, केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं गए, कल जाएंगे सुबह। कल वो फाइलों को देखेंगे, खंगालेंगे, समझेंगे कौन सी फाइल का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा नहीं है, या सारे हिस्से हैं, या उन हिस्सों के जरिए होगा क्या आगे, और कल सुबह क्या होगा, कौन सी खबर आएगी। रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले। ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। तो क्या कल सुबह केजरीवाल डीडीसीए की जांच का ऐलान भी कर देंगे, यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा देंगे? क्योंकि जिस तर्ज पर उन्होंने डीडीसीए की फाइल का जिक्र कर वित्त मंत्री अरुण जेटली को कटघरे में खड़ा किया, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब कल सुबह जब वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे तो तमाम फाइलों को देखने के बाद कहेंगे क्या? क्योंकि अरुण जेटली ने तो केजरीवाल के आरोप को बकवास करार दे दिया। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. और पीएमओ में राज्य मंत्री ने उल्टे केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा करके पूछा कि कहीं वह खुद कोई फाइल तो नहीं छुपा रहे थे। जो रेड भी हुए हैं तो लगभग 14 स्थानों पर हुए। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल कल क्या कहेंगे, क्योंकि डीडीसीए को लेकर केजरीवाल ने पिछले दिनों फाइल तो तैयार करवाई ही थी। और याद कीजिए, बीते महीने जब गौतम गंभीर और बिशन सिंह बेदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डीडीसीए की गड़बड़ी की शिकायत को लेकर मिले तो केजरीवाल ने बिना देर किए एक समिति बना दी। केजरीवाल ने इस समिति में प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस चेतन सांघी, खेल सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव और दिल्ली उच्च न्यायालय के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा को शामिल किया। और इस समिति ने भी 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और सूत्रों के मुताबिक समिति ने डीडीसीए के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डीडीसीए में पेशेवर क्रिकेटरों की नियुक्ति के लिए कहा, प्रशासनिक ढांचे को सूचना के अधिकार के तहत लाने को कहा और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोग के गठन करने की बात भी कही। यानी समिति ने प्रथम दृष्टि में माना कि वित्तीय गड़बड़ी हुई है, लेकिन सवाल है कि क्या इन गड़बड़ियों के लिए अरुण जेटली दोषी हैं
या उनका दोष इतना है कि जब गड़बड़ियां हो रही थी तो उन्होंने इस बाबत ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जेटली 14 बरस तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। और तो और बीजेपी के ही सांसद कीर्ति आजाद ने तो 2 जून 2015 को जेटली को लिखे अपने खत में डीडीसीए से जुड़ी गड़बड़ियों का लंबा कच्चा चिट्ठा लिख डाला था। और इसमें फर्जी बिलों की बात थी, फिरोशा कोटला के पुनर्निर्माण में घोटाले का जिक्र था और आरोप था कि 24 करोड़ में स्टेडियम बनना था, लेकिन 130 करोड़ रुपए लगा डाले गए। वैसे 2009 में वीरेंद्र सहवाग ने भी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाकर दिल्ली क्रिकेट छोड़ने की धमकी तक दी थी। यानी डीडीसीए में सब कुछ ठीक तो नहीं रहा, अलबत्ता दोषी है कौन, ये जांच का विषय जरूर है। और माना यही जा रहा है कि केजरीवाल जब आज अपने दफ्तर सीबीआई रेड की वजह से नहीं गए और कल जब अपने दफ्तर पहुंचेंगे तो उसके बाद तमाम फाइलों को देखने के बाद वह डीडीसीए की जांच का ऐलान आयोग बैठाकर या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत तो नहीं करेंगे। इंतजार कीजिए, क्योंकि संकेत तो आज शाम में ही दिए गए थे। और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो क्या कहा जाए, कल सुबह ऐलान हो जाएगा, इंतजार करना होगा। लेकिन आज रेड तकरीबन 9.5 घंटे, जी 9.5 घंटे तक खंगाला गया तमाम दस्तावेजों को। जरा देखिए रिपोर्ट। सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक, जी तकरीबन 9.5 घंटे तक दिल्ली सचिवालय की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 301 में तमाम दस्तावेज खंगालने के बाद सीबीआई अधिकारी जब निकले तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सीबीआई अधिकारी केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को उनके घर से लेकर जब निकले तो राजेंद्र कुमार को मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए तमाम सवालों के बाद भी राजेंद्र कुमार खामोश ही रहे। लेकिन इस अफरा तफरी और इस छापे के वक्त मौजूद आम आदमी पार्टी के नेता और वकील फुल्का ने जरूर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तो उसके बाद मैंने सीबीआई ऑफिसर से पूछा कि अब आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं हमने इनको अरेस्ट नहीं किया, हम इनको क्वेश्चनिंग के लेके जा रहे हैं। मैं कहा